हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल का काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका, निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगी, बहुपद हो जाएगा, घातांक करनी और भी सारे चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो आइए समांतर चतुर्भुज देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हम किस आकृति को बोलेंगे? तो एक ऐसी आकृति जिनकी आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर हो। जैसे ये अगर ए बी सी और ये डी है, समांतर मीन्स अगर मैंने ये एरो लगा दिया तो ये दोनों भुजाओं को अगर आगे भी बढ़ा दे तो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। वैसे ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होगी? समांतर होगी और बराबर होगी। तो अगर मैं इसे ए मानूं तो ये भी ए होगी, इसे बी मानूं तो ये भी क्या होगी? बी होगी। ये चीजें क्लियर हो पा रही है? आगे हम देखें तो सबसे पहले हम निकालते क्या है? परिमाप। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर होगी। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a, बी और बी कितना हो जाएगा? 2b। फाइनली अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कोष्टक में बच जाएगा a प्लस बी। तो हम बोल सकते हैं परिमाप क्या होगा? 2 इंटू कोष्टक के अंदर a प्लस बी, मतलब दोनों समांतर भुजा का योग। ठीक है, दोनों समांतर मीन्स एक ये वाली और एक ये वाली। आगे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये अगर आकृति आपको दिख रही है तो मैं D से यदि यहाँ पर लंब डाल दूं, इसको बोल सकते हैं क्या? H। क्लियर इतना? तो जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणित क्या होता है? ऊंचाई। तो आधार हमारे पास क्या है? a इंटू ऊंचाई क्या है? h। तो आधार a है, ऊंचाई h है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणित ऊंचाई। किसका? समांतर चतुर्भुज का। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लंब डाल दूं, मान लो ये लंब है, ठीक है, इसको मैं h1 मान लूँ और इसको h2 मान लूँ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? a इंटू h1। ठीक है, तो आधार गुणित ऊंचाई, या फिर चतुर्भुज तो वही है समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पर ये आधार बनेगा और ये क्या बन जाएगी? ऊंचाई। तो आधार क्या है हमारे पास? b गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h2। तो हम ये बोल सकते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई ये इसका क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये हो जाएगा परिमाप। तो क्षेत्रफल और परिमाप आ जाएगा। उसके बाद ये दो चीजें निकाल चुके हम। अगली कंडीशन क्या होगी इसमें? देखो, एक अगर मैं अलग से एक डायग्राम बना दूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, क्योंकि 2018 में जो पेपर हुए थे रेलवे के, ठीक है, उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमपी के जो पेपर होते हैं सामान्यतः सेंट्रल के जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके होते हैं उनका कॉपी पेस्ट ही होता है, मैक्सिमम ऐसा देखा गया है। ये भुजा ए, ये बी, ये ए, ये बी, ठीक है, ये समांतर है, ये समांतर है। यदि मैं विकर्ण बनाऊं, ठीक है, विकर्ण बनाऊं इन अ सेंस, इसको इन दोनों वर्टेक्स को मिलाऊं तो ये D1, इन दोनों वर्टेक्स को मिलाऊं तो ये D2। क्लियर हो पा रहा है? यहां से यहां तक की दूरी D1 और यहां से यहां तक की D2। तो यहां पर एक रिलेशन होता है जो कि ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो हमको डायरेक्टली यहां पर एक कंडीशन याद रखनी है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के योग, देखो दोनों विकर्ण के वर्गों का योग मतलब D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग किसमें? समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है 2 गुणित, ठीक है, 2 गुणित a का वर्ग प्लस b के वर्ग के। तो ये आपको स्पेशली याद रखना, हम समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं और समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है 2 गुणित दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। ठीक है, ये कंडीशन आप यहाँ से याद रखोगे। अगली कंडीशन, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि ये समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हमारे पास है। अब इस समांतर चतुर्भुज में मैं इसे a मानूं, इसे भी a मानूं, और ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। यदि मैं एक ये डायगोनल ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, ये और इसको मान लूँ क्या? d, a b और ये d। क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज नोटिस करिएगा आप कि ये हमारा क्या हो गया? d हो गया। यदि मैं यहाँ से देखो इस वाले त्रिभुज की अगर बात करता तो क्या इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते थे? इस वाले त्रिभुज का मतलब मैं इसे नाम दे देता हूँ A, B, C और D का। तो A, C, D का क्षेत्रफल हम निकाल सकते थे, त्रिभुज है।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम s का मान निकालते हैं, और s का मान क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस ये वाली भुजा को कितनी हो जाएगी, d। तो इस त्रिभुज की तीन भुजा a प्लस b प्लस d डिवाइडेड बाय कितना, 2, ये अर्ध परिमाप निकलेगा। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर से क्या होगा, करनी के अंदर, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, इस वाले a d c का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हो जाएगा। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, पर जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा उतना ही ये होगा। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इतना है तो इस वाले का भी इतना ही होगा, मतलब मैं इसमें 2 का क्या कर दूं, गुणा। तो 2 का गुणा कर दूं तो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फाइनली आपको याद क्या रखना है, ये देखो सबसे पहले परिमाप होता है, जो आयत का परिमाप होता है, सेम टू सेम एज इट इज फॉर्मूला है, 2 गुणित दोनों भुजाओं का योग। उसके बाद क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, तो ये आधार लेंगे तो ये ऊंचाई रहेगी, ये आधार लेंगे तो ये ऊंचाई रहेगी। क्लियर है इतना, तो आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई ये वाला ले सकते हैं। अगला हम ये कंडीशन आपको स्पेशली याद रखनी है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, ठीक है, दोनों विकर्ण के वर्गों का योग बराबर होता है 2 गुणित दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। चाहो तो आप इस थ्योरी को लिख सकते हैं। अगली कंडीशन की, इसी समांतर चतुर्भुज को कुछ इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं, बनाऊं, तो यहाँ पर ये 2-3 भुजा अगर हम देखें तो त्रिभुज है, उसी प्रकार इधर भी एक त्रिभुज बनेगा। तो अगर मैं इस सेडेड पार्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो सबसे पहले s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। तो a प्लस b प्लस d, ये वाली भुजा d है इसलिए, बटे में 2। तो ये s का मान निकला। क्षेत्रफल अगर मैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता सेडेड पार्ट वाले का, तो वो अंडर उड़ जाता s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। परंतु अगर मैं उसमें 2 का गुणा कर दूं तो एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, दोनों भागों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो ये फाइनली इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो आपको इतनी कंडीशनें याद रखनी है, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपसे समांतर चतुर्भुज अच्छे से बने तब। ठीक है, तो चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर आप उतार रहे हैं, नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, आप अगर नोट्स बनाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि उतना टाइम नहीं मिल पाता हमें रिवीजन के लिए। तो नोट्स उठाए और जल्दी से हम रिवीजन उसमें कर सकते हैं। और ये सारे फॉर्मूले हम अलग अलग करा दे रहे हैं हर एक पार्ट के, तो इनको आप रेगुलर पढ़ते रहिए तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाएगी। बाकी ये फॉर्मूले आए कहाँ से, तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो तो हम बता देते हैं, परंतु ये कुछ इसमें ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन बहुत सारी अप्लाई होगी, इस वजह से हम हर एक चीज़ नहीं बताते। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है उतने फॉर्मूलों का बताते हैं, बाकी सारा का सारा ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। अब देखो हम क्वेश्चन कर लेते हैं समथिंग 8 से 10 क्वेश्चन, जिससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बदलेगी बस। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा किसी, एक मिनट थोड़ी इंक डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, जब तक आप भी पानी वानी पी लो, अगर देख रहे हो तो, पर आप बोलोगे सर 2 मिनट हुआ है वीडियो स्टार्ट हुआ तो, और पानी पी लो बोल रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेंटीमीटर है। इस भुजा की इसके सामने की भुजा से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखो यहाँ पर
सबसे पहले जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में पहले इमेज आनी चाहिए, अगर इमेज आएगी तो ही आप इसे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेंटीमीटर है, मतलब भुजा की बात करा। तो यदि मैं समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, बना लूँ, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। इसकी एक भुजा कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। तो मैं इस भुजा को अगर 19 सेंटीमीटर मान लूँ तो कोई अर्ज नहीं है, ठीक है, माना जा सकता है। इस भुजा की इसके सामने वाली भुजा से दूरी बोला है, तो इस भुजा मतलब ये वाली भुजा की, इसके सामने वाली भुजा मतलब ये, इस वाली भुजा मतलब ये भुजा 19 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये से दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना h, क्योंकि दूरी होती है जस्ट ऊंचाई, ना कि ये वाली, ठीक है। इसको अगर ये वाली भुजा होती तो इसको समांतर भुजा बोलता, दूसरी समांतर भुजा। पर इस भुजा से इसके सामने वाली भुजा की दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब वो क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या आप इस थ्योरी से कैसे डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, बन रहा है, वो समझ पाए। तो आधार 19 हो जाएगा, एक भुजा, इस भुजा से इसके सामने वाली भुजा की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास आधार भी आ गया, ऊंचाई भी आ गई। फाइनली हमसे पूछा क्या है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई हमारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। किसका, वो भी समांतर चतुर्भुज का। तो आधार क्या है हमारे पास 19, ऊंचाई कितनी है हमारे पास, तो 15। जब गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, 15 दूनी 30, मतलब 300 और 285 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा करोगे तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, तो 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें मैं थ्योरी नहीं बदल रहा हूँ, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन और जिसे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी वीडियो रोकना और ट्राई करना, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइड चेंज कर रहा हूँ, और इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। डायग्राम अलग से जरूर बनाना, ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ भी लिख दिया और कंप्लीट हो गया। यहाँ हम कर लेते हैं 20 और यहाँ 10 और वो भी मीटर में। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन फिर से ध्यान दो कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है। तो आप जितने बार डायग्राम बनाओगे उतनी ज़्यादा पकड़ बनेगी थ्योरी पे और साथ में इमेज पर। तो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर एक भुजा की लंबाई है, तो इसकी लंबाई मैंने 20 मीटर मान ली। इस भुजा की इसके सामने वाली भुजा से दूरी, इस भुजा की इसके सामने वाली भुजा मतलब इस भुजा से दूरी मीन्स क्या होगा, h कितनी है, तो 10 मीटर। तो हम इसको मान लेंगे 10 मीटर। तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या है, तो आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितनी है 10, तो फाइनली ये जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, क्षेत्रफल इस आकृति का। तो अब मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जो क्वेश्चन हम सिखाना चाह रहे थे आपको, इस फॉर्मूले का यूज आप कैसे करोगे वो आप समझ पा रहे हैं, और इससे नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा, और जितने फॉर्मूले हमने लिखाए हैं उतने ही आपको इस चैप्टर में करने हैं, ठीक है। या तो आप अगर पूरे जितने चैप्टर करा रहे इतना कर लेते हैं, जो भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं उससे कर लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना एक ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम पर, फेसबुक पे भी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करना टेलीग्राम पे भी या तो फेसबुक पे, क्या है नाम अपना, जो चैनल का नाम है स्टडी वायर, ठीक है। इस पर आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 2 हम कर चुके, तीसरा क्वेश्चन होगा किसी, और जिनको ऐसा लगता है धीरे हो रहा है तो आप इस थोड़ा फॉरवर्ड कर लो, है ना। किसी समांतर चतुर्भुज किसी समांतर चतुर्भुज में इसके आस पास की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की
लंबाई, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये अगला क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार है, बोल रहा है पहले डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले मेन होता है डायग्राम। तो उसने बोला किसी समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले एक डायग्राम तो बना ही लो जो समांतर चतुर्भुज का होगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का डायग्राम, ठीक है। तो किसी समांतर चतुर्भुज में इसके आसपास की भुजाओं की लंबाई कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर आसपास की भुजा, मतलब ये वाली अगर मैं 12 मान लूँ तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 14। तो ये 12 है तो ये भी 12, ये 14 है तो ये भी 14 होगी। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे का पढ़ो। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो सपोज मैं इस वाले विकर्ण की लंबाई मान रहा हूँ कि ये है 16 सेंटीमीटर, तो इस विकर्ण की लंबाई बताना है तो मैं इसे क्या मान सकता हूँ? डी मान सकता हूँ। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, ये पूछा है, तो दूसरे विकर्ण को मैं क्या मान? डी। तो किसी समांतर चतुर्भुज में एक भुजा 12, दूसरी 14 दे दी, एक विकर्ण का मान 16 दे दिया, दूसरे का मान ज्ञात करना है। चाहो तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि दोनों विकर्ण और दोनों भुजाओं के बीच जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि ये अगर एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, इसका मान D1, इसका मान D2, इसे A और इसे B माने, तो जब किसी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण और दोनों भुजाओं के बीच रिलेशन की अगर हम बात करें तो D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग इक्वल टू 2A का वर्ग प्लस B का वर्ग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो D1 मतलब देखो इसका मान निकालना है तो D का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण कितना हमारे पास? 16, तो यहाँ 16 का वर्ग बराबर से 2। A का मान मतलब ये भुजा तो 12 का वर्ग प्लस B का मान मतलब ये तो 14 का वर्ग, ऐसा कुछ होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो D का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 इक्वल टू 2, 12 का वर्ग 144 और 14 का वर्ग हो जाएगा 196। इतना क्लियर है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 10, ठीक है। 6 और 4 10 का शून्य बचेगा 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4 बचेगा 1, 340 गुणित 2। और यहाँ पर हमारे पास कितना है? 256 प्लस डी का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। और आगे सॉल्व करेंगे तो 34 दूनी कितना हो जाएगा? 68, ठीक है। 68 0 और इधर क्या है हमारे पास? डी का स्क्वायर। इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा? प्लस की राशि उधर काय में जाएगी? माइनस में, तो माइनस में चला जाएगा 256। सॉल्व करेंगे हम, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा हमारे पास? 4, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 424 बच रहा होगा। डी का स्क्वायर है तो पक्षांतर करेंगे तो करनी लग जाएगी। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आएगा 20.6 समथिंग, ठीक है। मतलब एक्यूरेट इतना ही आ रहा होगा। ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में, तो ये भी काय में जाएगा? सेंटीमीटर में जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, मतलब आते हैं तो आपको ये करना ही करना है कि दो भुजा और दो विकर्णों के मध्य जो रिलेशन होता है वो होता है दोनों विकर्णों का वर्ग बराबर से 2 गुणित दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। ऐसा सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक हम पहुँच रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, पहले तो आप उसे तुरंत वीडियो रोक कर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो रोक कर ट्राई करिएगा और उसके बाद देखो आपसे बन पा रहा है या नहीं। देखो यहाँ हम थोड़ी साइड चेंज कर देते हैं। ये 16, 11 13 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। वीडियो रोको और ट्राई करो, ठीक है। अब मैं करा देता हूँ, तो जिनने करना है वो कर चुके होंगे। अब देखो समांतर चतुर्भुज बोला है तो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज आपको बना लेना ही चाहिए हर बार। किसी समांतर चतुर्भुज में इसके आसपास की भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो यह आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्योंकि जितना दिया था हमने इस डायग्राम में उतार लिया है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो एक विकर्ण ये वाला अगर ये होता है 16 सेंटीमीटर तो दूसरे की लंबाई, तो दूसरे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो इसको मैं क्या मान लूँ?
डी मान लूँ तो अब हो गया ये सरल। ठीक है, दोनों भुजाओं और दोनों विकर्णों के बीच हम संबंध बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम करेंगे क्या, डी का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर से 2 गुणा दोनों संयुग्मी भुजाओं के वर्गों का योग, तो यह आ जाएगा कितना, 13 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। तो हम अभी फॉर्मूला लगा रहे इसलिए ये लिख रहे, नहीं तो डायरेक्ट इसका वर्ग भी लिखते, या तो इन दोनों का वर्ग करके गुणा करके 16 माइनस करते आंसर आता। तो यहाँ डी का स्क्वायर प्लस 16 का वर्ग आ जाएगा 256 बराबर से, देखो यहाँ 2, 13 का वर्ग 169, 11 का वर्ग हो जाएगा 121, जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 का शून्य बचेगा 1, 6 और 2 8 और 1 कितना 9, 1 और 1 कितना 2, गुणा कितना 2 बराबर से जाएगा 256 प्लस डी का स्क्वायर, तो डी का वर्ग बराबर से 29 दूनी कितना हो जाएगा 68, ठीक है सॉरी 58, 29 दूनी 58 जीरो, क्लियर है इतना। 256 प्लस का उधर जाएगा माइनस में से 256 आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ कितना बच जाएगा 3, तो डी बराबर से यहाँ क्या लग जाएगी करनी, क्योंकि वर्ग है तो पक्षांतर करेंगे तो डी का मान आ जाएगा कितना 18, वो भी काय में सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है या आता है तो आपसे 101% गारंटी के साथ बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आपसे चीज़ें नहीं बन रही है तो गलती आपकी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की हमें प्रैक्टिस करना होता है। ज्योमेट्री डायरेक्टली कभी नहीं आती है, ठीक है, और प्रैक्टिस कुछ नहीं है, बस ये है कि आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, जो मैंने फॉर्मूले लिखा है उन्हें बार बार देखते रहो, या फिर आप जहाँ पर भी अगर इन्हें नोट्स बना रहे तो उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, या तो प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हो अभी से, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते रहोगे तो कभी आगे प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा। तो एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के आसपास की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन किसी भी प्रकार का दिया हो, डायग्राम आना ही आना चाहिए। तो इसने बोला कि एक समांतर चतुर्भुज के आसपास की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो देखो, यदि मैं समांतर चतुर्भुज बनाता, ठीक है, चाहो तो आप एक बार ट्राई जरूर करो, तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी कितनी हो गई 9, उसने दिया है इतना, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट, ठीक है, इतना ही दिया था। आगे का पढ़ते हैं, इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है हमारे पास, तो 15। तो एक विकर्ण अगर मैं ये बनाऊं, ये वाला विकर्ण, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 15। तो समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद है जो अभी हमने सॉल्व किया था, कि ये अगर कोई समांतर चतुर्भुज होता और इस भुजा की लंबाई a, इसकी लंबाई b और इसकी लंबाई अगर मैं मान लूँ कि ये c होती, तो क्या इस भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते थे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने करा क्या था, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c करा था क्या। तो ये इस भाग का क्षेत्रफल आएगा, अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, इस समांतर चतुर्भुज का। क्लियर है। तो इसमें देखो तीनों भुजाएं हैं और ये त्रिभुज भी बन रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 का क्या हम कर सकते हैं, गुणा। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, s की, और s की वैल्यू निकालेंगे तो s का मान क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो 12 प्लस 15 प्लस 9 बटे में कितना जाएगा 2। क्लियर है। जब सॉल्व करेंगे तो s का मान, सॉरी जब यहाँ जोड़ लो 12, ठीक है, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 26, 10 36, मतलब आएगा कितना 18। किसका मान सॉल्व करोगे तो आएगा 18 s का मान।
क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो क्षेत्रफल चाहिए तो 2 गुणित, क्लियर हो रहा है, 2 गुणित करनी के अंदर होगा सब कुछ। अब ये ए का मान, बी का मान और सी का मान ऐसा मान सकते हैं। तो देखो एस मतलब यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 एस मतलब एस का मान कितना है 18, एस माइनस ए, तो 18 एस का मान है एस माइनस ए, मतलब 18 माइनस 12 कर दूं क्या, तो बचेगा कितना 6, फिर 18 में से 15 घटाएंगे तो 3, फिर 18 में से 9 घटाएंगे तो 9। क्लियर हो पा रहा है इतना, सॉल्व करेंगे हम। तो 2 गुणा, देखो यहाँ 6 दिया कितना 18 और ये 18, तो 18 और 18 2 बार है, तो एक 18 बाहर आ जाएगा, 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, 18 तिया 54 और 54 दूनी कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या क्षेत्रफल इस पूरी आकृति का, इस समांतर चतुर्भुज का। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मली कर लोगे, एक फॉर्मूला लग रहा है पर आपको ये पहले पता हो कितना दिया है तो करना कैसे, अदरवाइज आप इसकी ऊंचाई ढूंढने लग जाओगे और यहाँ ऊंचाई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ और दे देता हूँ, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। और क्षेत्रफल वगैरह बहुत सिंपल सा पार्ट है एक मैथ्स का, पर उन लोगों के लिए सिंपल है जिनको या तो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ रखा है या तो फिर कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रखी है जिसमें मैथ्स अच्छा आता हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक समांतर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर है। यदि इसके विपरीत भुजा, ठीक है, यदि इसके विपरीत भुजा ठीक है, हिंदी पे मत जाइएगा, विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले तो आता है फाइनली डायग्राम बनाना। तो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 160। तो सबसे पहले अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं क्षेत्रफल बोलूं तो सबसे पहली लाइन में तो हमें क्षेत्रफल ही दिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो यहां तक हो गई क्वेश्चन की कहानी खत्म। उसके बाद देखो यदि इसके विपरीत भुजाओं के बीच दूरी, तो एक ये दोनों विपरीत भुजा है तो इनके बीच की दूरी ये वाली 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, मतलब इन दो भुजाओं के बीच की दूरी भी दे रखी है। तो इन दो भुजाओं के बीच की दूरी अगर मैं निकालूं तो ये कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करो। तो इस भुजा की लंबाई में कितनी मान लो x। समझना, यदि आधार गुणा ऊंचाई अगर मैं करूं, ये बन चुका डायग्राम, आधार गुणा ऊंचाई करूं तो क्या निकलेगा क्षेत्रफल। तो आधार क्या है x गुणा ऊंचाई कितनी है हमारे पास 10, तो आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल आया और क्षेत्रफल फाइनली दिया है कितना 160, तो बराबर से 160 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, आधार गुणा ऊंचाई करा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया 160, तो x का मान आ गया कितना 16। तो फाइनली ये समझ में आया कि एक भुजा कितनी है 16। तो भुजाओं का मान ज्ञात करो, मतलब दूसरी भुजा भी निकालना है। यदि मैं इसका आधार मान लेता कितना y,
तो आधार गुणा क्या ऊंचाई, क्या निकलता है क्षेत्रफल। तो आधार है y गुणा में कितना ऊंचाई 16, तो आधार गुणा ऊंचाई निकलता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें दिया है कितना 160। सॉल्व करोगे तो 60 से 16 कैंसिल, तो y का मान कितना 10। तो हम ये बोल सकते दूसरी भुजा कितनी है 10। तो फाइनली यही आंसर होगा 16 और 10 दोनों भुजाओं की लंबाई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप करोगे तो बिल्कुल बनेगा, पर यह है कि प्रैक्टिस होना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखो, अगर एक क्वेश्चन और मैं यहीं बना दूं तो एक कप नॉर्मली ट्राई जरूर करना। एक 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, चार सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगला हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही नहीं। हाँ, अब क्वेश्चन हो गया। तो देखो क्वेश्चन फिर नया बन चुका है, वैल्यू चेंज करिए, आप ट्राई जरूर करो, क्वेश्चन पढ़ो पर दोबारा से। तो उसने बोला कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो मैंने ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसका क्षेत्रफल हमें मिल चुका है कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने एक इनके बीच, ठीक है, भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर 30 दे रखी है। तो इस भुजा की, देखो डायग्राम तो कैसे भी बन सकता है, इसकी ये भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो आधार कितना मान लूँ x, आधार गुणा ऊंचाई क्या होगा क्षेत्रफल, तो x गुणित 4 क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना है 120, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x का मान कितना आ गया 30, वो भी काय में सेंटीमीटर में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस भुजा की लंबाई कितनी है, तो इस भुजा की लंबाई है 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। दूसरे भुजा की ऊंचाई अगर मैं ये मानता, ठीक है, ये तो ये दूसरी भुजा की ऊंचाई कितनी दी है 30, तो ये दी है 30, इसको मान लो कितना y, तो आधार गुणा क्या कर ली ऊंचाई, तो आधार कितना है y और ऊंचाई कितनी है 30, तो आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है 120 दिया है, तो 0 से 0 3 से आएगा 4, तो y का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो उसने बोला भुजाओं की लंबाई क्या होगी, तो जो इनके बीच की दूरी थी ना उसका अपोजिट ही क्या है भुजाओं की लंबाई 30 और कितनी 4। क्लियर हो पा रहा है, तो आंसर क्या होगा 30 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या चेंज हो सकता है किसमें, समांतर चतुर्भुज में। और ये सब के सब नॉर्मली क्वेश्चन है ना, क्योंकि अभी हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है, और जहाँ पर फार्मूला अप्लाई अगर हो रहा है मतलब ये आप समझ जाइए कि जहाँ पर आप एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगा रहे तो वो क्वेश्चनों का लेवल उतना हाई नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या आपने नहीं पढ़ रखा है कभी, या तो आपको डर लगता हो मैथ से, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत टफ चीज़ें चल रही है। अदरवाइज़ ये फार्मूला बेस कभी भी टफ नहीं होता, पर यह है कि हमारे पेपर में ये आता है तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई है। इसकी सबसे बड़ी भुजा, इसकी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए इसकी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, की लंबाई 20 इकाई, ठीक है, 20 इकाई है। तो इसकी सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की
लंबाई है। अब देखो ये क्वेश्चन है और सबसे पहले तो डायग्राम बनना चाहिए। तो एक समांतर चतुर्भुज की भुजा का अनुपात इतना है, तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले तो, ठीक है। थोड़ा क्या काफ़ी बुरा बना है। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार बनेगा, तो ये हम बना चुके हैं। उसकी अनुपात भुजाओं का कितना, 5:4, तो इनके साथ x मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x। पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता है कि रेशो को हम इस प्रकार से मान सकते हैं। तो कहानी यहाँ तक की हो गई ख़त्म और ये डायग्राम भी बन चुका है। इसका क्षेत्रफल इतना है, तो अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी हमें मिल चुका है। तो क्षेत्रफल हो गया कितना, 1000 वर्ग इकाई। इसकी सबसे बड़ी भुजा ये वाली है क्या, 5x, क्योंकि ये 4x से छोटी, ये बड़ी होंगी। इसकी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई मतलब ये होता है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है, 20 इकाई है, तो ये हो जाएगा 20 इकाई। इसके सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 20 इकाई है। तो इसकी सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ आधार गुणित ऊंचाई करूँ तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। तो आधार कितना है 5x, ऊंचाई कितनी है अपने पास 20, तो आधार गुणित ऊंचाई क्षेत्रफल आएगा। फाइनली क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 1000। तो आप तो ये समझ पा रहे होंगे, आधार गुणित ऊंचाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। तो 0 से 0 कटा, 5 दूनी कितना बनेगा 10, मतलब 1 0 और कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 10। अब x का मान 10 आ चुका है, तो उसने क्या, अब देखो यहाँ पर x का मान अगर मैं रख दूँ, ठीक है, x का मान रख दूँ तो 10 है x का मान, तो ये वाली भुजा की लंबाई यहाँ 10 लिखेंगे, 10 कितना हो जाएगा 40 इकाई। तो इस भुजा की लंबाई आ गई कितनी, 40 इकाई। तो उसने पूछा क्या है, देखो इसकी सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो ये उसकी छोटी भुजा और ये क्या हो जाएगी बड़ी भुजा, क्योंकि यहाँ x का मान लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 50। तो ये छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई मतलब ये वाला मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ p। तो आधार गुणित ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो आधार कितना है ये वाला 40 गुणित ऊंचाई कितनी है p। तो आधार गुणित ऊंचाई होता है क्षेत्रफल, और फाइनली क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 1000, ये दिया है। क्लियर हो पा रहा है। तो आधार गुणित ऊंचाई क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दिया है 1000। तो 0 से 0 काटोगे, 4 से काटोगे तो कितना आएगा 25, ये काय का मान आ गया p का मान। तो दूसरे भुजा पर या छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी 25 इकाई। फाइनली ये होगा आंसर, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, या तो कमेंट में ही आपको आंसर मिल जाएंगे या तो अगले लेक्चर में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।